नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो धीरे धीरे उन अपने उम्र के साथ साथ उनके विचार, उनके व्यवहार ये सब चेंज होने लगता है। उनके अंदर कुछ इनबिल्ट होती है जो सपने के रूप में देखने लगते हैं। क्या करना है भविष्य में, उनके जीवन में क्या बनना है, ये सारी बातें हिलोरे लेते हैं स्कूलिंग लाइफ से ही। आइए आज आपके बीच में एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जो बचपन में बहुत सारे सपने देखे और सपनों की उस उड़ान को कहां तक वो पहुंचा है, और उस बीच की जो कहानी है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हम करेंगे। युवा जगत के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत हैं वो। नाम है नितिन टेलर जी, गुजरात से हमारे बीच भरूच से पहुंचे हुए हैं। आइए स्वागत करते हैं। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नितिन जी, जैसे कि हम थोड़ा सा आपके बारे में हमें जानने को मौका मिला कि आप जिस संघर्षों के साथ अपने जीवन को बिताया है, और वो संघर्ष एक्चुअल में कहने में संघर्ष, लेकिन आपने एंजॉय भी किया है। बचपन कैसा बीता, वहां से शुरू करते हैं। हाँ, बचपन से बेसिकली मैं गुजरात भरूच से हूँ। भरूच जो भारत का वाराणसी के बाद सबसे प्राचीन शहर है। भृगु ऋषि ने उसकी रचना की थी और नर्मदा तट पे बसा हुआ है। तो मेरा जन्म भरूच में हुआ था और मेरे पापा का जॉब जो राजपीपला एक रॉयल टाउन है, 600 ईयर्स ओल्ड गोहिल डायनेस्टी, तो वहाँ पे उनका जॉब था गवर्नमेंट इरिगेशन डिपार्टमेंट में। तो फिर 22 साल हम राजपीपला में रहे। तो बचपन काफ़ी अच्छा रहा, प्रकृति के साथ जुड़े रहे। सतपुड़ा वैली में रहते थे हम लोग। वहाँ पे नदियाँ थी, पहाड़ थे और एक आध्यात्म मंदिर काफ़ी होते हैं वहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा लगता था। प्रकृति और आध्यात्म के बीच में बचपन से ही उनसे लगाव ज़्यादा बचपन रहा से ही प्रकृति के साथ बड़ा अच्छा लगाव रहा है, इसलिए अब हम पहले ही ये जान लेते हैं, है ना, हमारे दर्शकों को पता रहे कि हम जिनसे बात करें वो है कौन। आजकल आपका डिजिग्नेशन के तौर पे अगर बात करें, आप किस मुकाम तक पहुँचे, आपके विचारधारा को किस लेवल तक पहुँचा, और कार्यान्वित भी आपने किया है, क्या हैं आप? तो अभी तो मैं आप बोल सकते हो एज ए डेजिग्नेशन में फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ सव हैप्पीनेस फाउंडेशन नामक संस्था का, जो मैंने 2014 में शुरुआत की थी भरूच गुजरात से। और मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो रहा है, मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग गुजरात नडियाद से किया, धर्म सिंह देसाई यूनिवर्सिटी, जिसका मैं नोटेबल एल्यूमनी भी हूँ। और उसके बाद 5 साल मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरर सेवाएं दी। और आगे पढ़ाई करने के लिए भारत का जो प्रसिद्ध ट्रिपल आईटी बैंगलोर है, वहाँ पे मुझे एमटेक करने का मौका मिला। और वहाँ से भी मुझे यूरोप में स्वीडन गवर्नमेंट ने एक काफ़ी बड़ी स्कॉलरशिप दी थी, जिसके द्वारा मैं कुछ टाइम स्वीडन में रहा, वहाँ पे अपना रिसर्च किया और वहाँ की काफ़ी नामी कंपनी स्टार्टअप मोबाइल टेक में मैंने काम किया। वहाँ से इंडिया वापस आके भी मैं एक अमेरिकन स्टार्टअप में था, मोबाइल टेक स्टार्टअप में। तो या ओवरऑल तो अभी के लिए मैं फाउंडर डायरेक्टर, सामाजिक उद्यमी, आप सोशल एंटरप्रेन्योर जिसको बोलते हैं, तो मैं अपने आप को एज ए सोशल एंटरप्रेन्योर वाह वाह, बताता बहुत हूँ। अच्छा। तो नितिन जी, आपने इतने सारे उपलब्धियां हासिल की है, बहुत सारे अचीवमेंट आपने प्राप्त किया है। उम्र आपकी बहुत ज़्यादा है नहीं, बहुत कुछ करना भी बाकी है ना। युवाओं के लिए आप अलग अलग प्रोग्राम वगैरह करते हैं, जैसे कि आप मुझे ऑफ कैमरा बता रहे थे, मोटिवेट करते हैं। ये जो संकल्प है आपका, ये बीज कहाँ से डला कि कुछ करना है, क्या करना है शायद पता ना हो, पर क्या करना, कुछ करना चाहिए हमें, ये कहाँ से शुरू हुई और उसको आप डेवलप कैसे किए? तो जैसे बचपन मैंने जैसे बताया, हम प्रकृति अध्यात्म से जुड़े हुए थे, तो वहाँ से कोई ऐसा बड़ा गोल या सपना तो नहीं था। एक खुश रहना और सुखमय जीवन बिताना, तो वो लगता था कि जब हम छोटे टाउन में राजपीपला रहते थे तो वहाँ पे अच्छी जीवन थी। पर जैसे जीवन में आगे बढ़ना है तो आगे पढ़ने गए, बाहर निकले, भारत में भी काफ़ी घूमे, फिर बाहर से यूरोप गए। तो जैसे आकांक्षाएं बढ़ती गई वहाँ से, जैसे ट्रिपल आईटी से मैंने मास्टर्स किया, तो और काफ़ी अच्छी बड़ी कंपनी में जॉब था। तो कहीं ना कहीं एक भौतिक दुनिया की तरफ लगाव जा रहा था धीरे धीरे। बट जैसे ही मैंने शुरुआत की अपना काम करने की, तो अंदर से एक खालीपन भी आ रहा था, एक पर्पस मुझे लग रहा था कि जीवन का पर्पस क्या है। जब मैं यूरोप से वापस लौटा तो मुझे अंदर से ये प्रश्न होते थे कि बस पूरी लाइफ मुझे यही जॉब करना है या शादी करके वही लाइफ बिताना है जो जैसे लोग कर रहे हैं। तो एक प्रश्न अंदर से होता था मुझे कि पर्पस क्या है, जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि ये तो पर्पस नहीं है, मेरा जॉब है लेकिन मेरा कुछ
किसी और के लिए मैं बना हुआ हूँ। तो लेकिन ये वो फाइंड मैं कैसे करूँ, उसका रास्ता अंदर मुझे में नहीं एक पता प्रकार था। से एक झकझोर रहा था, हाँ, कुछ करना झकझोर है, रहा अच्छा था। करना है। हाँ, तो खालीपन मुझे महसूस होने लगा जब बैंगलोर में मैं जॉब कर रहा था, और वहाँ पे मैं खुश नहीं था अंदर से। बाहर की दुनिया के लिए मैं काफ़ी सक्सेसफुल था, मेरे पास बड़ी डिग्री थी, अच्छी जॉब थी, और कहीं न कहीं अंदर से मैं खालीपन महसूस कर रहा था, जो धीरे-धीरे एज़ अ डिप्रेशन के रूप में मेरे जीवन में आया। अच्छा। हाँ, तो मैं एज़ सब अ कुछ होते हुए भी, जॉब भी हाँ, है, सैलरी भी है, जो भी भौतिक चीज़ें सब कुछ, फिर भी खालीपन। हाँ, खालीपन। क्या खालीपन लग रहा था आपको वैसे? तो वही मुझे जॉब में भी मन नहीं लग रहा था, और जीवन का मैंने बताया जो पर्पज़ है, क्या करना चाहिए, जीवन किस लिए है, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? तो वो प्रश्न आते ही रहते थे। तो किसी में मन नहीं लगना आपको, जॉब सब होने के बावजूद भी आपको एक खालीपन आना, तो मुझे लगा ये मेरा लाइफ नहीं है। कहीं न कहीं मुझे एक आंसर मिला कि ये तो मुझे नहीं करना है जीवन में। क्या करना है वो नहीं पता था। तो मुझे ये पता चल गया मुझे क्या नहीं करना है। अच्छा, हाँ, क्या नहीं करना ये हाँ, पता चल गया। पर अब ये जो खालीपन जैसे कि आप बता रहे हो, उसकी भरपाई होना शुरू कब हुआ? हाँ। वो तो कैसे हुआ और कहाँ से शुरू हुआ? तो जैसे मैंने जो जॉब बैंगलोर में, सर मुझे डिप्रेशन जैसा प्रॉब्लम हुआ, तो फिर मैंने वापस आने का फैसला लिया। तो घर वाले समझ नहीं पाए, आज भी मध्यम वर्गीय जो लोग हैं वो डिप्रेशन, जो मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस नहीं होता। जब मैंने बताया तो काफ़ी लोग मान नहीं रहे थे कि आपको जॉब नहीं करना है इसलिए आप कर रहे हो। तो काफ़ी सारे प्रश्न हुए, बट मैंने सोचा कि ये छोड़ के वापस चला जाऊँ, तो गुजरात में आया वहाँ पे, और मैंने सोचा कि शांति कहाँ से ढूँढूँ, यानी इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस आप बता सकते हो। तो मैं ज़्यादातर समय नर्मदा नदी जो है वहाँ हमारे घर के पास, तो वहाँ शाम को बैठता था। तो वहाँ पे मुझे सुकून मिला था। और एक कोई मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया कि ब्रह्मा कुमारी नामक एक संस्था है, तो उससे भी आप जुड़ो, वहाँ पे आपको अच्छा लगेगा। तो काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रोग्राम्स करते हैं। तो मैं शाम को इवनिंग में अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज़ करके शिवानी बहन का प्रोग्राम आता था, वो विवेक ओबरॉय के साथ उनका कन्वर्सेशन रहता था। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। तो एवरी इवनिंग व्हाइल हैविंग अ डिनर मैं वो देखता था। तो मुझे बहुत ही सुखमय जीवन, और मुझे लगा कि आध्यात्मिक जीवन भी अच्छा है, कितना सुकून है, शांति है। तो कहीं न कहीं मुझे वो जुड़ा हुआ अध्यात्म के साथ, और शाम को प्रकृति जो नर्मदा नदी के साथ बैठता था, तो बहता हुआ पानी देख के लगा कि जीवन भी बहने का नाम है, तो बहते रहना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें मुझे बहुत ही टच कर गई मेरी लाइफ में, तो मुझे वहाँ से खुशी का एहसास होने लगा। और कहीं न कहीं मुझे लगा कि मेरा जीवन का उद्देश्य भी इन दोनों से ही जुड़ के है, तो एक प्रकृति के साथ और एक अध्यात्म के साथ। तो मैंने वहाँ से प्रण लिया कि मैं अब अपना जीवन सेवा के लिए लगाऊंगा, ना ही कोई अपने लिए कोई बड़ा जॉब, या वो काफ़ी ऑफर्स मिल रही थी, मुझे लगा अब मुझे उद्देश्य मिल रहा है तो मैं उसी डायरेक्शन में जाऊंगा। तो एक प्रकार से एक बेहद का सन्यास भी कह सकते हाँ, हैं ना, एक सन्यास का भी भाव जागृत हो रहा है, और एक तरफ कुछ करना है समाज के लिए, देश के लिए भी भावना, पर कैसे करना है वो रास्ता आपको ब्रह्मा कुमारी से मिलने लगा। मेडिटेशन भी आप कर रहे हैं। तो नितिन जी, आप वैसे इस संस्था से, ब्रह्मा कुमारी से कब से जुड़े हैं, और ये जो यात्रा है आपकी शुरुआत हुई, तो जो आप बता रहे थे डिप्रेशन तक भी पहुंच गए थे आप, जिसका वैसे डिप्रेशन का मेडिकल साइंस में या मेडिसिन आदि में तो शायद अब मन की बात है, डिप्रेशन को वो कहाँ से, कुछ तो अपने को ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना, विचारिक लेवल पर ही ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक किया उस डिप्रेशन से, आप उभरे कैसे? तो जैसे मैंने बताया, तो मैंने प्रकृति से जुड़ा, नर्मदा से, और ब्रह्मा कुमारी इसमें मैं जाता था सेंटर पे, तो मेडिटेशन करता था, वहाँ पे सुकून मिलता था। और 2010 से मैं जुड़ा ब्रह्मा कुमारी में, तब पहली बार मैंने राज योगा कोर्स किया था। उसके बाद वापस कुछ काम में लग गया, तो थोड़ा कनेक्शन कम हुआ था। फिर स्लोली जैसे मैंने शुरुआत की नए अपने प्रोजेक्ट्स की, जैसे नर्मदा प्रेरणा यात्रा जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, अच्छा। जिसके द्वारा हमने युवाओं को एक ग्रास रूट्स में नर्मदा नदी के पास जो रोल मॉडल से उससे जुड़ने का हमने प्रोजेक्ट चालू किया था, नर्मदा प्रेरणा यात्रा। तो उसमें मैंने बोला कि ये शुरुआत करते हैं, तो हम ब्रह्मा कुमारी सेंटर से ही शुरुआत की हमने। सेंटर में दीदियों का नेचर अच्छा था, तो सपोर्ट करते थे कि आप यहाँ से शुरुआत। तो एक जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस था मेरा, तो वहाँ पे जो अच्छे लोग मिले मुझे, जो दीदियों के साथ वहाँ पे कन्वर्जेशन होता था, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आया, और निस्वार्थ था, उनका कोई स्वार्थ नहीं था मुझसे, तो वो मुझे काफ़ी टच किया वो चीज़। और जैसे प्रकृति का कोई स्वार्थ नहीं होता, जैसे अध्यात्म का कोई स्वार्थ नहीं होता, वो देना है, निस्वार्थ सेवा सिर्फ देना है। देते जाना है उनको। तो मैंने अपना संस्था की का भी नाम फिर वहाँ से ऐसे ही रखा, सर्व हैप्पीनेस, जो नर्मदा अच्छा। का नाम है, नर्मदा सुख देने वाली, अच्छा। कि आप बांटो, जो भी है आपके पास दुनिया में अच्छे ही बांटो। जब मैंने बांटना चालू किया, धीरे धीरे सेवाएं चालू की, जैसे अंकलेश्वर में मैं जुड़ा एक संस्था के साथ, फाउंडेशन में, वहाँ पे मैंने जैसे बताया एज ए हेड मैंने काम किया, एक आरोग्य और शिक्षण के लिए गाँव में ग्राम्य गरीबों के लिए काम किया।
तो उससे मुझे काफ़ी सुकून मिलने लगा। तो मेरा डिप्रेशन जो भी था वो सब, क्योंकि वो था एक बाहरी दुनिया से जुड़ के एक्सपेक्टेशंस, बड़ी जॉब और वो सब, पर जब मैंने देना चालू किया तो सब धीरे धीरे निकलने गया और अंदर से आई बिकम मोर पीसफुल, मोर हैप्पी, और अंदर से एक सुखमय अनुभव होने लगा मुझे। वाह, क्या बात है। एक बहुत बड़ी बात आपने कही कि संतुष्टि बाहरी चीज़ों में नहीं है। बहुत कुछ मिल जाए, मोटर, कार, गाड़ी, बंगला, सब कुछ, तो उससे संतुष्ट हो जाए व्यक्ति। ऐसा अगर होता तो शायद आज तो बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं संतुष्ट होते, पर कहीं ना कहीं खालीपन लगता है। आपने जो पकड़ा है सही चीज़ को पकड़ा है, स्पिरिचुअलिटी और जो संतुष्टि का राह है, खुशी का राह है, मेडिटेशन और परमात्मा की प्राप्ति। तो इस राह पे चलते चलते आप क्या फील करते हैं? बहुत सारे युवा वर्ग जो है भटके हुए हैं नितिन भाई। आजकल हम सोशल मीडिया के जरिए देखते हैं। आप उनके लिए एक प्रेरणा भी हैं। आपने वो अनुभव भी किया है, वो खालीपन भी अनुभव किया और भरपूरता का भी अनुभव कर रहे हैं। रियलिटी में जो भरपूर होना चाहिए, आत्मा को, मन को खुशी के साथ जोड़ना चाहिए। तो ऐसे युवतियां आज अपने रास्ते से, वैचारिक दृष्टिकोण से बहुत क्या करना चाहिए, जीवन को हमें किस दिशा में ले जाना चाहिए? आप कुछ टिप्स उनके लिए अपने अनुभव से, क्योंकि आप तो अनुभव के खजाना है आपके पास, तो उनको जरा एक गाइडलाइन कीजिए। तो आजकल युवाओं के साथ मैं काफ़ी जुड़ा हूँ। जैसे मैं जब लेक्चरर भी था तो, और मुझे अच्छा भी लगता है युवा के साथ काम करने के लिए। और हमारी जो यात्राएं भी होती है उसका भी मकसद है युवाओं को एक अच्छी डायरेक्शन दे, उनको अध्यात्म, सेवा और प्रकृति और अपना जो हेरिटेज है भारत का, संस्कृति, उससे जोड़े। तो आजकल जो मैं बड़ी सिटियों में जाता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में मेरे टॉक्स होते रहते हैं, तो युवा कहीं ना कहीं उनके पास नॉलेज काफ़ी है। जो पहले के लोग थे उसमें नॉलेज नहीं था, आज नॉलेज का भरपूर खजाना है, सब जगह अवेलेबल है। बट ज़्यादा नॉलेज कौन सी सही या गलत है उसमें वो यानी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, बिकॉज उनके पास रियल ज्ञान नहीं है जो अध्यात्म का ज्ञान होना चाहिए। उनको क्या सही है, जो परखने की शक्ति हम बोल सकते हैं, तो वो नहीं हो रही। इसलिए काफ़ी सारे युवा भटक रहे हैं। जैसे मैंने डिप्रेशन का जब बताया, तो आजकल काफ़ी युवा, जैसे मैं बैंगलोर में था तो IT प्रोफेशन से भरपूर है, खूब पैसा है, खूब सैलरी मिलती है, अंदर से सब लोग डिप्रेस रहते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, गोलियां खाते हैं, पर कहीं ना कहीं उनको डायरेक्शन नहीं मिलता। तो युवाओं को वही बताना चाहता हूँ कि कई युवा मैंने ये भी देखे कि ड्रग्स में चले जाते हैं, अल्कोहल पीते हैं, स्मोकिंग करने लगते हैं डिप्रेशन से निकलने के लिए। तो माइंडफुलनेस चला जाता है उनका, वो माइंडलेस कंजम्पशन आप बोल सकते हो। कहीं ना कहीं अपना समय और पैसा बर्बाद के, मुझे चलो डिप्रेशन हो रहा है, मैं कहीं चला जाऊँ घूमने, गोवा चला गया तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन आपका मन तो आपके साथ ही जाएगा। मन तो साथ में है और वहाँ भी टेम्परेरी थोड़ा एंजॉय भी वो कर लेंगे। टेम्परेरी मिलेगा, क्षणिक होता है। तो आजकल युवा उस क्षणिक सुख के पीछे काफी भाग रहे हैं। आप सोशल मीडिया में भी देखिए, कहीं ना कहीं एक दौड़ मची हुई है दिखाने की, अपने आप को कंपैरिजन करने की, और डिप्रेशन और भी, और इट विल बी अ बिग चैलेंज फॉर इंडिया एंड फॉर द वर्ल्ड टू टेकल दिस मेंटल हेल्थ चैलेंज। तो मैं चाहता हूँ कि युवा खास करके अध्यात्म से जुड़े। जब मैं जुड़ा था अध्यात्म, लोग बोले आपकी उम्र बहुत कम है, अध्यात्म के लिए तो आप 60 साल रिटायरमेंट के बाद सेवा करना, अभी तो आपका कर्म है जो नौकरी करो, शादी करो, बच्चे करो। मैंने बोला वो बात भी सही है, लेकिन जितना जल्दी आप अध्यात्म उसमें जुड़े तो उससे कहीं ना कहीं उनको लाइफ का पर्पस पता चलेगा। अगर 60 साल के बाद जुड़ते तो वो तो और संस्कार, जो बुरे संस्कार पक्के हो जाएंगे, और फिर उसको मोल्ड करना तो बड़ा मुश्किल है। फिर आध्यात्मिकता ये तो नहीं सिखाती ना कि भाई उम्र के पड़ाव में जब आप बुजुर्ग होने लगे तभी अध्यात्म। पहली बात तो अध्यात्म है क्या, ये थोड़ा समझाइए कि उन युवाओं को कि आखिर है क्या, क्योंकि गलत फहमी भी है समाज में कि आध्यात्मिक होना या धार्मिक होना मतलब ये सब ना वो 60 साल के बाद का विषय है। अभी तो देख लें, दुनिया देखना, खाना पीना, मौज मस्ती, यही जीवन है। ये भ्रांतियाँ, गलत कन्फ्यूजन माइंड में है लोगों के, युवाओं के खास। और अभी मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं आजकल के, इतनी जल्दी उनका जो माइंड, जो पावर है, डेवलप हो रहा है मोबाइल के जरिए, सोशल मीडिया, इतने सारे इंफॉर्मेशन है। आजकल जन्मते ही बच्चे 1-2 साल के बाद में वो मोबाइल का स्क्रीन देख के, वो पिक्चर देख के वो समझ में आ जाता है कि ये यूट्यूब है, ये फेसबुक है, तो ये है, और वो खेलने लगते हैं। इतना डेवलपमेंट है एक, लेकिन दिशा सही चाहिए। तो वो दिशा के लिए किस तरह से होनी चाहिए? आप क्योंकि आप बहुत सारे सेमिनार, वर्कशॉप सब कराते हैं, क्या उनको ऐसी क्या चीज़ वो याद रखे, ध्यान दे, जिस पे बच्चे हो या युवा सही दिशा पकड़ ले? जैसे आपने पूछा आध्यात्म क्या है, तो मेरी नज़रों से आध्यात्म है खुद से जुड़ना, अपना खुद का अर्थ जानिए। तो मैं हर बार देखता हूँ कि हम जैसे बोलते हैं कि आप खुद में ही पड़े रहते हो, आप स्वार्थी हो गए, पर स्वार्थी का मतलब हुआ स्व का अर्थ।
तो जितना आप स्व का अर्थ जानोगे वही अध्यात्म है। ऐसा नहीं कि मैं मंदिर गया, बड़े बड़े मंदिर में जाके मैंने पूजा की या पूरे धाम घूमा, लेकिन मैं खुद से नहीं जुड़ पाया तो वो सब अधूरा है। तो अध्यात्म हमें सिखाता है खुद से कैसे जुड़ा, आपके रियल नेचर से कैसे जुड़िए, आपका जीवन का पर्पस क्या है। तो युवा जब अध्यात्म को इस तरीके से देखेंगे, आज धार्मिकता भी जरूरी है, बट धार्मिकता में हम रिचुअल ज़्यादा हो गए, स्पिरिचुअल नहीं रहे। तो हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना फोकस करना चाहिए। खुद से जुड़िए, कुछ टाइम प्रकृति के साथ अपने आप बिताइए। जैसे मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। तो जब भी आप मेडिटेशन करते हैं ऐसी अच्छी जगहों पे, जैसे मैं ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू में भी जब भी आता हूँ तो मुझे काफ़ी सुकून और शांति का एहसास होता है और मैं अपने आप से जुड़ पाता हूँ। कहीं ना कहीं मैं अभी मेरे मम्मी पापा के साथ रहता हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं, आई हैव टू डील विथ लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, बट मैं भी कुछ टाइम निकाल के जब भी यहाँ आता हूँ ऐसे आध्यात्मिक वातावरण में तो मुझे खुशी मिलती है। अपने आप को जानने के लिए मैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकता हूँ कि सही में सही राह में जा रहा हूँ कि नहीं। तो अध्यात्म में ये सब चीज़ें हैं। लेकिन हमारा जो यूथ है वो सब ऐसा जानता है कि भाई चलो हम कहीं और मंदिरों में जाए, वहाँ पे सेल्फी ले रखे, इस मंदिर में गए, यहाँ पे भक्ति भी थोड़ा मॉडर्न तरीके से हो भक्ति गया। योग भी अच्छा है, बट जब तक आप खुद को नहीं जानो तब तक आप अध्यात्म को नहीं जान सकते या धार्मिक भी नहीं बन हाँ, सकते। एक बेसिक नॉलेज तो अध्यात्म के बारे में अगर युवा बचपन से ही सीख ले तो काफ़ी कुछ अच्छा। नितिन भैया, आप यूरोप में रहे, स्वीडन से आपको अवार्ड या क्या डिग्री लिया आपने। हमारे इंडिया के जो युवा हैं और यूरोप में जो युवा हैं, क्या डिफरेंसेस महसूस कर? तो यूरोप, जैसे मैं स्वीडन में रहा था, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन स्कैंडिनेवियन रीजन। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। युवा वहाँ पे एक तो था कि काफ़ी इंडिपेंडेंट रहते थे, बिकॉज गवर्नमेंट उनको काफ़ी सपोर्ट करती थी। उनको अगर वो पढ़ने जा रहे थे उनको स्कॉलरशिप सब गवर्नमेंट देती थी और वो खुद से अपने आप ही सब करते थे। जैसे हमारे वहाँ डिपेंडेंसी ज़्यादा है कि हमारा कल्चर ऐसा है कि हम माँ बाप के साथ रहते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ टाइम के बाद बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है। यूथ तो अपना राह वो खुद चुनता है। दूसरा, उनका जॉब के प्रति लगाव होता है पर इतना नहीं, और वो कंपैरिजन कम करते थे। वो मैंने देखा कि हमारा इंडिया में सोशल एक्सपेक्टेशन बहुत है, तो मैं क्या पढ़ रहा हूँ वो मेरे से ज़्यादा मेरी आजू बाजू वाले नेबर, फैमिली, रिलेटिव्स वो डिसाइड करते हैं। और मैं भी उनकी ही एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने के लिए पढ़ता हूँ कि आज मैंने पढ़ाई एमटेक से किया, ट्रिपल आईटी से, इट इज़ अ गुड रेपुटेशन, बट अगर मुझे कुछ म्यूजिक का पढ़ना था तो आई शुड गो फॉर अ म्यूजिक। हाँ, कुछ चीज़ें यहाँ इंडिया में थोड़ा एक चीज़ है, पेरेंट डिसाइड करते हैं कि बेटा या बेटी तुम्हें ये दिशा में जाना है, ऐसा करोगे तो अच्छा है। उनका अपना खुद का इनबिल्ट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, वो थोड़ा फोकस कम। हाँ, नहीं वो है ना, फलाना का बेटा या बेटी उस लाइन में गया है, बहुत सक्सेस है, तुम भी यही करो। कुछ दबाव है मेंटली। यहाँ यूरोप में ऐसा या विदेश में ऐसा नहीं? विदेश में एक अच्छा भी पहलू था कि वो इंडिपेंडेंट, पर उसमें कई बार वो गलत पाथ पे जाते हैं। वहाँ अल्कोहलिज्म, ड्रग्स काफी ज्यादा है, डिप्रेशन का प्रमाण मतलब वहाँ इतना ज्यादा छूट है। भी वहाँ दे दिया गया है कि वो अनकंट्रोल भी रहते हैं। और इंडिया में कुछ जो कंट्रोल है चारित्रिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा भी है, पर एक जहाँ पर उनको लाइफ का एक गोल बनाना है, सेट करना है, तो मैंने देखा है कई बार, हर एक पेरेंट्स तो नहीं, लेकिन पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनको ये समझनी जरूरी है इस बात को कि बच्चे के अंदर जो है उसे डेवलप किया जाए, है ना, जबरदस्ती उसको उस दिशा में ना ले जाए। तो ये समझने की बात है और कई पेरेंट्स समझ भी रहे हैं और अभी कई अच्छे बच्चे देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं, इसी दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर बात करें आजकल जो आपकी एक्टिविटीज़ है, क्योंकि आपने काफ़ी युवाओं को मोटिवेट भी किया है, आगे भी प्लानिंग है, एक्टिविटी की बात करें आजकल क्या है आपका चल रहा है? तो जैसे मैंने बताया, सो हैप्पीनेस फाउंडेशन हमारा इट्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके द्वारा हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं, जिसमें मेन पायलट हमारा मेन प्रोजेक्ट जो है, जो नर्मदा प्रेरणा यात्रा, जिसके द्वारा एक एक्सपीरियंशियल टूरिज्म आप बोल सकते हो। हम युवाओं को ले जाते हैं, गाँवों में ले जाते हैं। ऐसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जैसे ब्रह्मा कुमारीज हो गई, सेवा रूरल हो गई, भरूच के पास है, जो कम्युनिटी हेल्थ में काम कर रही है, उनसे जोड़ते हैं और एक कहीं ना कहीं उनको लाइफ में डायरेक्शन दे रहे हैं, लाइफ का पर्पस ढूंढने के लिए, समाज के लिए योगदान देने के लिए, प्रकृति से और अध्यात्म से जुड़ने के लिए। तो ये प्रेरणा यात्रा एक हमारा प्रोजेक्ट है, जिसको मैंने काफ़ी अलग अलग जगह पर रेप्लिकेट भी किया है। साबरमती प्रेरणा, ताप्ती प्रेरणा, राजस्थान में हमने जयपुर प्रेरणा यात्रा किया था, और फ्यूचर में हमारा ब्रह्मा कुमार इसके साथ भी अरवली एरिया में मन है कि यहाँ पे भी एक अरवली प्रेरणा यात्रा करें। तो ये एक प्रोजेक्ट है। दूसरा है, हम युवाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करते हैं, सामाजिक उद्यमी, जिसको स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप आप बोल सकते हो। कि आजकल जॉब्स भी कम हो रही है, जॉब में युवा खुश भी नहीं रहते, तो सबका कुछ ना कुछ गोल है। आजकल कई जॉब एआई ने भी ले रखा है। अभी आगे चल के शायद ये और भी
लेंगे। तो तो आप AI पूर्व हाँ, तैयारी हो रही है। हाँ, तो कहीं न कहीं हम बच्चों को बताते हैं, जैसे गुजरात जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में मैंने काफ़ी काम किया वहाँ पे, उसका जो इंसेप्शन हुआ था तब से काफ़ी सारे वर्कशॉप्स किए, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम जिसके द्वारा उनको स्टार्टअप बनाने के लिए हम प्रेरित करते हैं। और गुजरात गवर्नमेंट से तो हम उनको फंड भी, जैसे भरूच में मैं एडवाइज़र हूँ स्टार्टअप जो हमारा काउंसिल है, और उसमें अभी तक तकरीबन 22 लाख का हमने फंड दिया है। अच्छा। इसके माध्यम द्वारा काफ़ी युवाओं को अपना प्रोटोटाइप बनाने के लिए फंड मिला। 3-4 अच्छे सक्सेसफुल स्टार्टअप भी हुए, जैसे मोबाइल का सोलर बैटरी से चार्जर बनाया हुआ है एक युवाओं ने, तो एक स्टार्टअप सक्सेसफुल कंपनी हो रही है। और दूसरा एक काउंसलिंग का रहता है हमारा, युवाओं को काउंसलिंग का भी हम करते हैं मेंटल हेल्थ के लिए। तो कोई डिप्रेशन या ऐसा हो रहा है तो एक तो उनको अच्छी संस्था से जुड़े, जैसे काफ़ी लोगों को मैंने ब्रह्मा कुमारी से भी जोड़ा काउंसलिंग के लिए, और मैं खुद भी करता हूँ काउंसलिंग युवाओं की। तो ये एक काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं। कोरोना के समय पे मैंने काफ़ी सारी संस्थाओं को सेवाएं दी जो जूझ रहे थे फंड के लिए, तो हमने उनके लिए IT सॉल्यूशंस बनाए, वेबसाइट या प्रेजेंस, सोशल मीडिया प्रेजेंस। तो ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं सभी दिशाओं में। वाह, देखिए इतने सारे प्रोजेक्ट एक साथ करना, और दूसरी बात जैसे कि आप बता रहे थे मुझे, कहाँ एक साइड डिप्रेशन में जीरो से हीरो इस दिशा तक पहुंचना है, कितनी बड़ी सब एंजॉय करते हुए वो भी, है ना। आपको वो जमाना याद आके क्या फील करते हैं? आप वहाँ थे और यहाँ पहुँचे हैं, इस बीच की जो दूरी है वो यूं और यूं देखना होता होगा। उस जमाने में कुछ आपके दोस्त तो जब और डिप्रेशन और उस टाइम पे था तो ज्ञान नहीं था ज़्यादा, आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं था, तो लगता था कि ये बहुत बड़ी परिस्थिति आ गई अपने ऊपर, तो हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे धीरे धीरे अध्यात्म से जुड़े, ब्रह्मा कुमारी से जुड़े, सेवा के माध्यम से जुड़े, तो वहाँ लगा कि कोई भी परिस्थिति बड़ी नहीं होती, हम कैसे उसको टैकल करते हैं। स्पिरिचुअल पावर भी आ गया मेडिटेशन के जरिए, और परमात्मा का नॉलेज है तो फिर एक सुप्रीम पावर भी साथ में तो अभी काम कर लगता रहा है कि वो काफ़ी खेल। छोटी चीज़ थी। उस समय बहुत बड़ा उस लगता था। टाइम पे बहुत बड़ी थी। तो ये जो युवा सुन रहे हैं उनको तो ये लगेगा, वो एक गीत भी है ना, हाँ, कि क्या, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। और ये जब भाव आने लगे तो फिर कोई भी मुश्किल लगता ही नहीं है। मतलब ये सब जो रचना है सोच के ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं ना, कमजोरियाँ, ये सब कमजोर मन की रचना है, और जब हम मन को अच्छा प्रोग्रामिंग करना सीख लेते हैं तो फिर मजा है। जैसे कि आपने प्रोग्रामिंग अच्छा किया हुआ है और आप युवाओं को भी अलग अलग प्रोग्राम के जरिए प्रोग्रामिंग करते हैं ना सबके माइंड को। ये चलते चलते सफ़र में कई बार ऐसे कुछ युवाएं आपके कांटेक्ट में आए, ऐसे बहुत आए होंगे आपके जैसे, कुछ ऐसे युवा आपके शिविर में, वर्कशॉप में, सेमिनार में, या जहां आप प्रोग्राम्स करते हैं, कोई एकाक युवा का एग्जाम्पल जो वो ऐसा हो रहा था या ऐसा उसने कहा, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा स्ट्रगल था, फिर ये अटेंड किया और वो ऐसा हो गया, ऐसे होते हैं ना कि एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल। तो जैसे प्रेरणा यात्रा में काफ़ी यात्री जुड़ते हैं अलग अलग जगह से। तो एक गांव से एक लड़का आया था, तो जिसको हमने ग्रामीण यात्रा की थी, तो उसको पता नहीं था क्या कर सकते हैं, गाँव में कैसे रह सकते हैं, गांव में रह के भी क्या कर सकते हैं। तो हमने यात्रा के माध्यम द्वारा उसको एक इंस्पिरेशन दिया छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो एक गाँव में उसने कुछ स्टार्ट किया था, तो हमें अच्छा लगा। कुछ युवाओं ने अपना, जैसे एक MBA की स्टूडेंट आई थी, यति चतुर्वेदी उसका नाम है, MBA बनस्थली यूनिवर्सिटी से थी, वो यात्रा में जुड़ी थी, और वहाँ पे हमने ग्रामीण शिक्षण एक मॉडल दिखाया था एक गवर्नमेंट स्कूल का, तो शी वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड आउट ऑफ दैट। और उसके बाद उसने वही ट्राइबल एजुकेशन फील्ड में आगे जाने का फैसला लिया। और हम हर बार वो बताती थी जब मिलती कि सर मुझे प्रेरणा यात्रा से काफ़ी प्रेरणा मिली, इन लोगों से, रोल मॉडल से मिलके। फिर उसने लंदन स्कूल में जाके अपना मास्टर्स किया अगेन इन एजुकेशन, और आप अच्छी जगह पे ट्राइबल एजुकेशन पे मिनिस्ट्री और अच्छी बड़ी कंसल्टेंसी फर्म में काम कर रही है। तो जब ऐसे युवा हमें बताते हैं यात्रा के माध्यम द्वारा उनको प्रेरणा मिली, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। वेरी गुड। और अभी तो आपका टारगेट गोल और भी क्या है, आप वैसे और आगे फ्यूचर प्लानिंग आपकी? तो फ्यूचर प्लानिंग, प्रेरणा यात्रा जो मॉडल है हमारा, नर्मदा में हमने किया, साबरमती 3-4 यात्राएं, पर ये पूरे भारत में करने का मन है कि हर एक स्टेट में ऐसी एक प्रेरणा यात्रा हो, जिससे युवा वहाँ के लोगों से जुड़े, अच्छी संस्थाएं, रोल मॉडल, जो आजकल युवाओं अच्छे रोल मॉडल से कनेक्ट नहीं कर पाते, जो मीडिया रील्स में देखते ये हैं। जो आप प्रेरणा यात्रा करते हैं उसका क्या प्रोसीजर क्या होता है? इसमें केवल ब्रह्मा कुमारी
के द्वारा ही करते हैं या और भी ऑर्गेनाइजेशन? नहीं, जैसे प्रेरणा यात्रा एक इंडिपेंडेंट रहता है, ब्रह्मा कुमारी इसकी संस्था एक वन ऑफ द रोल मॉडल ऑर्गेनाइजेशन रहती है। ऐसे काफी अलग अलग संस्थाएं हम विजिट करते हैं। मतलब कांटेक्ट करते हैं इन लोगों से? हाँ, तो हमारा ऑनलाइन जैसे एप्लीकेशन आता है, वेबसाइट पे सोशल मीडिया द्वारा लोग जुड़ते हैं, एप्लीकेशंस करते हैं, उसमें से हम कुछ लोग को सिलेक्ट करते हैं, तो उसका छोटा सा फीस रहता है। जो 4 डेज हम ट्रैवल करते हैं तो वहाँ सब कंट्रीब्यूट करते हैं, और 4 दिन हम बाई ट्रैवल हम अलग अलग जगह जाते हैं। जैसे पहले दिन ब्रह्मा कुमारीज गए, दूसरे दिन मैंने बताया सेवा रोल हो गया, राजपीपला जो प्रिंस मानवेंद्र जी है उनसे मिलते हैं, उनका हेरिटेज जानते हैं, उनकी संस्था के बारे में जानते हैं। आज इस बार हम एक ऐसे गांव में रहे जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, नर्मदा के तट पे। गुड, वेरी गुड। मतलब एक कड़ी से कड़ी जोड़ते जोड़ते आप पूरे आधा इंडिया तो कवर कर लिए होंगे। अभी पूरा इंडिया और पूरा वर्ल्ड भी आप जुड़ेंगे जरूर आपसे। नितिन भाई जी, आप वैसे आप कुछ समय पहले मुझे बता रहे थे ना, कुछ कविताएं भी आप सुनाते हैं, तो सुना दीजिए। हाँ, तो ये कविता मेरे दिल के बहुत ही नजदीक है। और अंशु गुप्ता जी जो रेमन मैग्सेसे अवार्डी है, गुण संस्था है उनकी, तो जब उनसे मिला था तो ये कविता उन्होंने बताई थी कि वो भी एक सामाजिक उद्यमी है और संघर्ष के साथ कैसे आगे बढ़ना है। तो ये कविता उसी के ऊपर है। तो मैं हर बार ये दोहराता हूँ जब भी मैं युवाओं से मिलता हूँ। अगर नींद से प्यारा है सपना, अगर नींद से प्यारा है सपना और जीत के साथ ले सकते हो जोखिम, तो ये जगह तुम्हारी है। अगर शुरू कर सकते हो अकेले, अगर शुरू कर सकते हो अकेले और आगे बढ़ने के लिए नहीं ढूंढोगे सहारा, तो ये जगह तुम्हारी है। अगर खुद पे है विश्वास, अगर खुद पे है विश्वास और जग पे नहीं है अविश्वास, तो ये जगह तुम्हारी है। अगर चल सकते हो अंत तक, अगर चल सकते हो अंत तक और आगे बढ़ने के लिए छाँव का इंतज़ार नहीं है, तो ये जगह तुम्हारी है। वाह वाह, क्या बात है। बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ऊंची बात है, झकझोर देने वाली बात है, मन को शक्तिशाली बनाने का। और ये जोश बहुत ज़रूरी है युवा के लिए, और जोश को अगर दिशा मिल जाए, सही दिशा मिल जाए, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। नितिन भाई जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की, अपने दिल की बातें। आगे भी आपसे हम उम्मीद रखेंगे कि ऐसे जो आपका जो लक्ष्य है वो आप पूरा करें, और हमारे इस शो में और भी आएंगे और बहुत सारे युवाओं को आप लेके आएंगे जो अपने जीवन के अनुभव से पूरी दुनिया को एक मैसेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। तो दोस्तों, आप सभी ने सुना नितिन जी के उस बचपन से लेके अभी तक की वो यात्रा, किस तरह से वो बचपन में कई सपने देखे, कुछ सफलताएं असफलताएं, विदेश गए और विदेश में भी बहुत कुछ सीखा, भौतिक चीज़ों को आपने काफ़ी करीब से देखा, बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी आपने अपने जीवन में अपना तो लिया, कमा भी लिया, लेकिन कहीं ना कहीं असंतुष्टि का जो भाव है वो मन में लिए। लेकिन जब अध्यात्म से जुड़ गए तो आप खुद देख रहे हैं आज का उनका जीवन कितना सफल है, कितना खुश है, कितना संतुष्ट है। आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खालीपन महसूस कर रहे होंगे, आप भरना चाहते हैं, तो आप भी अध्यात्म से जुड़िए और जो आपने सपने देखे हैं उसे जरूर साकार कर सकते हैं। जरूरत है सिर्फ अच्छे विचारों की, और उस विचार को शक्ति दें, परमात्मा के साथ का अनुभव करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।